4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ममता बनर्जी के कथन से एनडीए भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की खुशी की लहर दौड़ी थी, उसी तरीके से मातम सा छाता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि मैं इंडिपेंडेंट यानी कि अकेले चुनाव लड़ूंगी। इस बात के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने सोचा कि 18 सीटें जिस प्रकार से 2019 में आई थी, कम से कम 18 तो हम बरकरार रख देंगे। ये लोग, इन लोगों में फूट पड़ चुकी है। मुझे डलहौजी याद आ जाता है कभी कभी। डलहौजी पठानकोट के पास एक जगह भी है। डलहौजी था अंग्रेजी अफसर अधिकारी, फूट डालो राज करो, एक उसकी नीति हुआ करती थी। बहरहाल ये विपक्ष के अंदर फूट होती है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता, लेकिन ममता बनर्जी और राहुल गांधी कांग्रेस के बीच में बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने क्या कर दिखाया वो मैं आपको बता रहा हूं, और ममता बनर्जी का रुख किस प्रकार से चेंज होता हुआ दिख रहा है ये भी आपके सामने रख रहा हूं। सोनिया गांधी से मुलाकात की खबरें आप तक पहुंच चुकी होंगी। ममता बनर्जी किस प्रकार से प्रोग्राम बना रही हैं। राहुल गांधी बंगाल पहुंचे, वहां पर जो जमीन पर जन सैलाब उमड़ा, ममता बनर्जी शुरुआत में थोड़ी विचलित हो गई। कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में कोई भी शब्द आपने सुना कि किस प्रकार की बातें कहीं कि इतनी पार्टियों की सीट है, इतनी ज़्यादा नहीं मिल सकती, इतनी नहीं आएगी, पीछे पुरानी तमाम बातें। लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द कहे बिना अपने काम को बरकरार रखा। ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बल्कि वहाँ के जो वो उनके मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि वो बड़े एसेंशियल पार्ट हैं। अच्छी बात कही। अधीर रंजन चौधरी भले ही थोड़ा सा मटिया मेट कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो आला कमान है उन्होंने उसको संभालने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने जनसैलाब के जरिए साइलेंटली रिप्लाई किया ममता बनर्जी को कि जमीन ऐसी नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय आपसे छिटक सकता है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी की शरण में पहुंच चुकी हैं। वहाँ अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की चुप्पी और ममता बनर्जी की मुलाकातें जो होने वाली हैं और हो रही हैं, उसमें पता चल गया कि ममता बनर्जी अब कुछ सीट ज़्यादा देना चाहती हैं और बाकी सीटों पर फ्रेंडली मैच लड़ना चाहती हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बंगाल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। ये पहला तो है ममता बनर्जी के रुख में लचीलापन। ये मैंने अपने हाथ से लिखे कुछ पॉइंट्स, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोनिया खड़गे से मिल सकती हैं। कांग्रेस को 5 सीट देने की बात चल रही है। बीजेपी के 18 जो सीटें जीती थीं, उसमें 3 सीटें कांग्रेस को देने पर विचार चल रहा है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस 2 नंबर पर रही थी। लेकिन मैं बाकी जो 18 में से 15 बचती हैं, उसमें से दर्शकों एक बात मैं आपको बताऊं कि 13 सीटें ऐसी हैं जहां सीपीएम और लेफ्ट की जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1.5 से 2 लाख वोट मिला है। यानी कि इन 18 सीटों को अगर मैं पोस्टमार्टम आपके सामने करूं तो पता ये चलता है कि सीपीएम और कांग्रेस और ममता बनर्जी की अगर फ्रेंडली मैच हो जाएगा तो सीपीएम का वोट, जो एंटी ममता बनर्जी का वोट है, वो वोट भी सीपीएम, कांग्रेस या ममता बनर्जी को कम ज्यादा लड़ने पे मिल जाएगा। कैसे? ममता बनर्जी का कैंडिडेट थोड़ा हल्का हो जाएगा, सीपीएम का कैंडिडेट थोड़ा मजबूत हो जाएगा। मुस्लिम कांग्रेस का वोट, सीपीएम का वोट, एंटी ममता का वोट, और जो ममता को पढ़ने वाला वोट है वो भी वोट शायद सीपीएम के कैंडिडेट को मिल जाए या कांग्रेस के कैंडिडेट को मिल जाए। ऐसे होती है फ्रेंडली। ये 1.5 से 2 लाख वोट जो सीपीएम को और लेफ्ट पार्टी को मिला है, ये वोट भी बहुत मजबूत है। और राहुल गांधी ने हालात ये पैदा कर दिया दर्शकों के, बिना कुछ कहे बंगाल में आप देख रहे हैं, आसाम के अंदर तो बिस्वा साहब से मोदी जी पूछेंगे 2024 के बारे में बाद में कि आपने उसकी रैली को चुपचाप गुजर जाने क्यों नहीं दिया, आपने क्यों उसको इतना हाईलाइट कर दिया था। हम 22 जनवरी का पूरा देश में, दुनिया में एक परपंच रच रहे थे। परपंच इन द सेंस के पूरा मोदी मीडिया के माध्यम से बता रहे कि पूरा देश राम में और पूरी दुनिया राम में हो गई। ऐसे समय में आपने राहुल गांधी पे मुकदमा करके किस प्रकार से उनको हाईलाइट कर दिया है। असल में प्रोपेगेंडा का खेल रह गया दोस्तों। आप और मैं फेसबुक के माध्यम से, इसके माध्यम से अपनी राय बना लेते हैं, अरे इसका बड़ा रंग है। रंग होता नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात में अगर आपसे करूं तो जब मायावती जी की पार्टी थी, पूरा देश नीला नीला दिखता था। आपस में होली भी खेली जाती थी तो वो नीले रंग से खेली जाती थी, नील से। समाजवादी पार्टी आई तो उनके झंडे का रंग दिखने लगा, और अब भगवा नजर आ रहा है। लेकिन पता ही चलता है मायावती जैसे साफ हो गई थी, फिर अखिलेश यादव इतना काम करने के बावजूद साफ हो गए थे। अब देखिए, हो सकता है भगवा साफ हो जाए, मतलब भारतीय जनता पार्टी यूपी से साफ हो जाए। तो ये लगता है ये एक्चुअली प्रोपेगेंडा का खेल है। आपको मैं दर्शकों और बता देता हूँ, कुछ बातें और हैं कि राहुल गांधी के बारे में मैंने कहा, ये दर्शकों तमाम चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसी एपिसोड के अंदर। मोदी जी ने नवीन पटनायक, बीजू पटनायक के लड़के, उनके बारे में बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल किए।
उड़ीसा में पिछली बातें तो सारी कहीं जो कांग्रेस आई के संबंध में थी, लेकिन नवीन पटनायक के बारे में कोई शब्द नहीं कहा, बल्कि कहा भाई हैं केंद्र पे बहुत पैसा है, विकास के कार्यों के लिए जितना चाहिए बता दीजिएगा। चूंकि मालूम है कि 2024 पे अगर 200 के ऊपर नहीं जा पाए, 200 तक आ गए तो किसकी माँ को माँ कहेंगे। उसी समय इन तमाम लोगों को अपने सामने इसलिए रखा जाता है, इसलिए नर्म गोशे इख्तियार करने पड़ते हैं, इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन के अंदर रखा जाता है कि भविष्य में भगवान अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आंध्र प्रदेश से वो जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारे पास आ जाएं, चंद्रबाबू हमारे पास आ जाएं, नवीन पटनायक हमारे पास आ जाएं, जयललिता पार्टी वाली हमारे पास आ जाए। ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। वैसे तो 370 का नारा दिया गया है। अब 370 में पिछली बार कितनी जीते थे आप, क्या हुआ था, वो तो एक विश्लेषण का विषय है, लेकिन 370 ही क्यों दिया गया है कि देखो हमने 370 कर दिखाया है। जानकारों से पूछो तो सही कि 370 और 371 में फ़र्क क्या है। भाई कश्मीर में 35 से 370 हटाने जाने की बात है, तो आप हिमाचल में ज़मीन क्यों नहीं बेच देते बताइए। आप मणिपुर और 2-3 स्टेट्स और हैं पूर्वोत्तर के, वहाँ पर ज़मीनों का कानून क्यों बना हुआ है। यहाँ का जो बेरोज़गार भगवा और दिमाग में गोबर लिए व्यक्ति अंधभक्त कह रहा था कश्मीर की लड़की से शादी करूंगा और वहाँ बैनामा कराऊंगा, जेब में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। पैसे तो थे नहीं, पता ही चला कि जम्मू कश्मीर में बैनामे 2 हुए पूरे 1-1.5 साल 2 साल में। मतलब यहाँ तो घरों की लड़ाई चल रही है, 81 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं। उस लाइन में से निकल कर भगवा झंडा उठा करके राम राज लाऊंगा और हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और कश्मीर की लड़की से शादी करूंगा और जनाब वहाँ मकान लूंगा। अरे यहाँ तो ले ले झोंपड़ी भाई, यहाँ तो कपड़े नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है। हवाई चप्पल के नाम पे हवाई जहाज़ में बिठाया था मोदी जी ने कुछ टाइम के लिए, पड़ा तो वहीं है तू अभी तक, कीचड़ में ज़मीन पे ही पड़ा हुआ है। हालात कितने ख़राब हैं। अगर 81 करोड़ लोगों को राशन चाहिए, हालांकि तो पहले भी मिला करता था, लेकिन पहले 2 रुपये किलो मिलता था, अब वो 20-25 रुपये बच जाते हैं। तो बहरहाल वो अगर नहीं मिला तो रोटी कहाँ से खाएगा। 42% बेरोजगार जो है नौजवान 25 साल से नीचे का है। ये बातें बताएगा थोड़ी गोदी मीडिया, सुधीर चौधरी नहीं बताएगा, वो तो आदिवासियों की मजाक उड़ाएगा। आप भी बड़े खुश होंगे, होते रहिए। रवांडा जर्मनी ऐसी तो हो गया था भाई, कोई बात नहीं। हमारा काम है तथ्यों के आधार पर आपके सामने सही बात रखना, मानना ना मानना तो आपकी मर्जी है जनाब। हमारा काम तो खबर देना है। आपको खबर कैसी लगी ममता बनर्जी वाली, मैंने आपको बताई। हालात बड़े नाजुक हैं और यही वजह है कि 2024 में फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है। नीतीश को तोड़ लो, शरद पवार को परेशान करो, सब कुछ अपने पास लाओ, शिंदे पकड़ लो, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अगर 370 का एश्योरेंस होता ना तो नीतीश कुमार को सर पे नहीं बिठाया जाता। वो 43 सीट ले करके आज भी राज करने की स्थिति में है, आज भी इनके ऊपर राज कर रहा है। इनका सम्राट चौधरी कह रहा है मुझे विभाग दे दो, नहीं मिलेगा विभाग, तो वो अपने पास ही रखेगा नीतीश कुमार। तो बहरहाल ये कंडीशन है। क्यों चूंकि अभी लोकसभा, हाँ लोकसभा के बाद नीतीश कुमार को बताया जा सकता है, लेकिन स्थिति ऐसी अब के है नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।